हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 11th का फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द ब्रांड न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, न्यू एडवेंचर्स, न्यू एक्साइटमेंट्स एंड सो मैनी थिंग्स टू लर्न। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब फ़िज़िक्स का ओरिजिन क्या था एंड जो आज के ज़माने में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है वहाँ तक फ़िज़िक्स किस तरह से यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकंड थिंग हम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है फ़िज़िक्स को पढ़ने की। तो जैसा कि सब लोग करते हैं, हम फिज़िक्स को ज़ीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिज़िक्स को ज़ीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा फॉर श्योर। ओके, एडवांस लेवल तक इन द सेंस मतलब कोई भी अगर आप टॉपिक पिक करते हो फिज़िक्स में, कोई न्यूमेरिकल पिक कर लेते हो, ठीक है ना, तो एक चीज़ आपके माइंड में ये रहेगी कि जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड विल बी लाइक, हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं हिला सकता हूँ, ठीक है। तो उस लेवल तक मैं डेफिनेटली आप लोगों को लेके जाऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज कि फ़िज़िक्स क्या है एक्चुअल में। सबसे पहला पॉइंट हम यही पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ओके, अगर फ़िज़िक्स को हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके ओरिजिन के बारे में तो पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या, वर्ड क्या है, किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, एक ओवरव्यू हमारे पास में होना ज़रूरी है। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है, ठीक है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन अगर अपन देखें, इसकी बेसिक डेफिनेशन, तो उसमें फर्स्ट लाइन ये आ जाती है कि फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब आगे फर्दर डाउट तो ये आता है कि अगर हमको साइंस के बारे में ही नहीं पता तो हम फिज़िक्स के बारे में क्या पता करेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स तो खुद ही क्या है, एक साइंस का ब्रांच है, साइंस की एक शाखा है जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो उससे पहले हमको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, ठीक है, फिज़िक्स पढ़ने से पहले। ओके, तो ओके, साइंस के बारे में समझ लेते हैं फिर कि भाई साइंस क्या है। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई साइंस के बारे में हमको पता है ना, लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट माइंड में आता है वो ये आता है कि यार साइंस हमने पढ़ना क्यों स्टार्ट किया, ठीक है ना। जिसने भी सबसे पहले साइंस के बारे में स्टडी करी थी वो क्यों करी थी, क्या ऐसा रीज़न था उसके पीछे कि उसको साइंस में इतनी दिलचस्पी हुई, इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा साइंस। तो ये सारी चीज़ें माइंड में आती है और स्टूडेंट्स तो स्पेशली क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्यों साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं सर, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, तो इसका आंसर मिलना भी ज़रूरी है। ओके, तो साइंस को पढ़ना हमने क्यों स्टार्ट किया, इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारी क्यूरियोसिटी, ठीक है। कि जैसे कि नेचर है, नेचर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप कर देती है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है। जैसे कि डे और नाइट का रिपीटिशन, जैसे कि सीजन्स जो होते हैं वो अलग अलग सीजन्स आते हैं अलग अलग टाइम पे, एंड जो टाइड्स है समंदर के अंदर, वो वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है, एंड थंडरस्टॉर्म्स है, रेन का, बारिश का होना वगैरह वगैरह, ये सारे इतने सारे नेचुरल फिनोमेनाज है जिसकी वजह से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी एक डेवलप हो जाती है कि यार ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, इनके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो यही क्यूरियोसिटी थी ह्यूमंस की उस टाइम में कि उन्होंने साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे 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 देन डेवलपमेंट होता गया और आज हम इस लेवल पर है साइंस के अंदर। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि साइंस हमने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, अब ये देखो कि साइंस होता क्या है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन जो है उससे हम ये इन्फर करेंगे कि साइंस क्या होता है। ओके, और उसकी डेफिनेशन से पहले, और आई मीन उस डेफिनेशन को मैं आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाऊंगा। ओके, देखिए, तो साइंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपली साइंस को हम बोलते हैं कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक एंटरप्राइज। क्या है, साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक एंटरप्राइज। ओके, किस तरह की एंटरप्राइज है ये, सिस्टमेटिक एंटरप्राइज है, मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ का प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये सिस्टमेटिक एंटरप्राइज अब ये करती क्या है,
विच, अब ये सिस्टमेटिक एंटरप्राइज है, ये करती क्या है, ये बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज करती है। किस चीज़ को? ये बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज करती है जो भी नॉलेज है। किस चीज़ की नॉलेज? नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, वापस समझो, साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंटरप्राइज जो कि नॉलेज है यूनिवर्स की, उसको बिल्ड करती है एंड ऑर्गेनाइज करती है। बिल्ड करती है इन द सेंस इसको गैदर करती है, अलग अलग थ्योरीज में मर्ज करती है, या फिर आप ये समझ लो सॉर्ट आउट करती है। कौन करता है? ये सब साइंस करता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं कि ये बिल्ड करती है। किस चीज़ को बिल्ड करती है? नॉलेज को। ओके, एंड देन उसको ऑर्गेनाइज करती है अच्छे से। ओके, अब किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है ये? ठीक है, बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज तो करती है किस चीज़ को? नॉलेज ऑफ यूनिवर्स को। ओके, अब किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है देखना यहाँ से, किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है। ये ऑर्गेनाइज करती है इनको इन अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस। ओके, वन मोर टाइम, साइंस क्या होता है समझो इसको। साइंस को हम क्या बोल देंगे? हम इसको बोलेंगे कि ये एक सिस्टमेटिक एंटरप्राइज है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर आपसे कोई पूछे साइंस क्या होता है तो माइंड में क्या आना चाहिए कि साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक एंटरप्राइज। ओके, उसके बाद अभी करता क्या है कि जो यूनिवर्स की नॉलेज है उसको बिल्ड करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, किस तरह से? टेस्टेबल, मतलब जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शंस में। ठीक है, इस तरह की एक्सप्लेनेशन ये बिल्ड कर देता है वहाँ पर जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसी कुछ प्रिडिक्शंस होती है जिनको भी टेस्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी। ओके, तो ये तो हो गई साइंस। ओके, देन बात करते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। साइंस समझ में आ गया हमको कि साइंस क्या होता है। ओके, देन फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स ऑब्वियसली क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है फिजिक्स की, कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द नेचुरल फिनोमेनाज, और इसको आप क्या बोल सकते हो? और इट डील्स with the laws of nature। ठीक है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लॉज ऑफ नेचर। मतलब कि आप समझे, देखिए लॉज ऑफ नेचर क्या होता है। लॉज ऑफ नेचर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ भी आप देखते हैं नेचर में तो कुछ ना कुछ सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, एंड उन प्रोसेसेस की एक सर्टेन रिदम होती है, वो रैंडम नहीं होते हैं, है ना। जैसे कोई प्रोसेस देखोगे आप, जैसे पानी है, वाटर है, वो हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन ही हमेशा फ्लो करता है। ओके, तो ये सब क्या है? ये नेचर के लॉज है। नेचर ने कुछ चीज़ें बिल्ड करी है और ये रैंडम नहीं होती है। ओके, ये ऐसा नहीं होगा कि कभी पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, कभी नीचे से ऊपर जाना चालू कर देगा। अगर कोई कंकर आप बिल्डिंग के ऊपर से फेंकोगे, कोई पेबल आप बिल्डिंग के ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये लॉज ऑफ नेचर है, जिसको हम ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। ओके, ग्रेविटेशन क्या है? इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। तो सारे के सारे लॉज जो नेचर ने बना के रखे हैं उन सबको स्टडी हम करते हैं फिजिक्स के अंदर। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स क्या है। चलो, फिजिक्स समझ लिया, साइंस समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो ये है कि आप अगर फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं या साइंस को पढ़ रहे हैं तो व्हाट शुड बी योर मेथड। आपके माइंड में जो चीज़ें होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए अगर आप साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? ये फिजिकल वर्ल्ड करके चैप्टर है, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है।
एंड ये चैप्टर एनसीईआरटी ने लिया ही इसीलिए है कि आप लोगों को ये समझाया जा सके कि आपको साइंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। और ये सिर्फ फिज़िक्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये आपके अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो मैथ्स, मतलब मैथ्स पे भी अप्लाई होता है। हर जगह आपको यही चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। हम यहाँ पर बायस्ड नहीं हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, आया समझ में। तो देखो आगे कि साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं, अगर कोई थ्योरी उनको बनानी है या कोई चीज़ उनको करना है तो वो क्या सोचते हैं, उनका मेथड क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ओके देखो, ओके साइंटिफिक मेथड या फिर इसको हम साइंटिफिक अप्रोच भी बोल सकते हैं, आया समझ में। तो कोई भी चीज़ जो साइंटिस्ट है अगर स्टडी कर रहा है तो उसको स्टडी करते टाइम इसके माइंड में कुछ बातें होती हैं जिनके ऊपर उसको फोकस करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट का मेथड होता है, ये चीज़ तो हम समझ गए। अब इससे क्या मतलब है कि साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसको बिल्ड करते टाइम उसके माइंड में कुछ चीज़ें होती है कि भाई मुझे ये सर्टेन प्रोसेसेस है, ये तो मुझे करके देखने ही पड़ेंगे, जो सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड को हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ठीक है। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट while doing any experiment or while making an theory about any natural law, ओके। कोई भी अगर थ्योरी देने वाले होते हैं तो उनको साइंटिफिक मेथड यूज़ करना पड़ता है। इवन अगर वो कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको ये मेथड यूज़ करना पड़ता है, साइंटिफिक मेथड। एंड हम भी अब से साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ही कोई चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो एक चीज़ और समझो, आप अगर 11th में ये चैप्टर पढ़ रहे हो मुझसे, अगर ये लेक्चर मेरा देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने साइंस लेके रखा है, ठीक है। अब साइंस लेके रखे हैं बच्चे तो उनके पास में ये चीज़ होती है, या तो वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बायोलॉजी वाला सेक्शन हो गया, या फिर वो IITs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या और कोई अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि VIT हो गया, बिट्स हो गया। तो हमको दो चीज़ें माइंड में लेके चलनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये कि हमको जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको अच्छे से सीखना पड़ता है, ठीक है। एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमको ये नहीं है कि सिर्फ कि नहीं यार मैं तो साइंस लिया ही इसीलिए कि कोई अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, एग्ज़ाम एंट्रेंस क्रैक करूँ और कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, सिर्फ ये आपका मोटो नहीं होना चाहिए। अगर आप आए हैं क्लास 11th में एंट्री किए है आपने, तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि यार ये देखो अभी इतना टाइम है हमारे पास में, 11th या 12th का टाइम है, मतलब 2 साल हम फिज़िक्स को देने वाले हैं या किसी और सब्जेक्ट को देने वाले हैं। तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, कुछ सीखना भी तो चाहिए ना, हमारा इंटरेस्ट क्यों ना हम डेवलप कर लें उस चीज़ के अंदर। तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो उस चीज़ को डिटेल में पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। अब ये चीज़ करने से क्या होगा कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आप IIT के लिए या मेडिकल के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो तो एक ये समझ लो बाई प्रोडक्ट है। अगर आपको मेन चीज़ आती है तो वो तो सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन है। अगर आपको कंसेप्ट आता है, आपको अच्छे से थियरी आती है, तो एग्ज़ाम क्या है, कुछ भी नहीं होता एग्ज़ाम तो। अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो भी IIT जैसे एग्ज़ाम को, अगर आपको अच्छा टॉप रैंक कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी रैंक भी लानी पड़ेगी। उसके लिए जैसे अभी IIT का न्यू पैटर्न आया है, 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा IIT का। तो 300 मार्क्स में से आपको हमारी उम्मीद क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ वहाँ पर, अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ इन द सेंस हमको ज़्यादा नहीं तो सिंगल डिजिट रैंक मिल जाए, चलो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं तो टॉप 100 में हम आ जाए, ये हमारी उम्मीद होती है। अब सोचो वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करीबन 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उन 75 क्वेश्चंस में से ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको 70 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे अगर आपको टॉप 100 में रैंक लाना है। तब सोचो खुद ही एक चीज़ कि 75 में से आपको 70 क्वेश्चंस अच्छे एकदम करेक्ट करने हैं, और वो भी 3 घंटे में। तो आपकी एक तो नॉलेज कैसी होनी चाहिए और आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ आपको आना चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो नए आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, 2 साल में इतना पढ़ लो। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर मुझे डाउट है, तो वो डाउट आपका क्लियर होना चाहिए,
ठीक है, यही आपका साइंटिफिक मेथड होगा 11th को पढ़ने का या 12th को पढ़ने का। यही बात समझ में। देन बात आती है प्रैक्टिस की, तो वो आप रेगुलरली कंटिन्यूसली करते रहेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो माइंड सेट है वो इस तरह का बना लो कि नहीं, मुझे पहले तो सीखना है और इतना सीखना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन मेरे पास में आ जाए, ठीक है, मैं उसको हिला दूँ। ये आपका माइंड सेट पहले होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या होती है, अब ये देख लो कि साइंटिस्ट किस तरह से सोचते हैं, उनका क्या तरीका होता है किसी चीज़ को अप्रोच करने का, वो देखो। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उनका सबसे पहला तरीका होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कोई नेचुरल फिनोमिना है, अगर उनको कोई अनयूजुअल चीज़ दिख रही है, या अनयूजुअल क्या है तो यूजुअली वो, लेकिन अभी तक किसी और ने उसको जज नहीं किया, किसी और ने अब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसी अगर कोई चीज़ उनको मिल गई, साइंटिस्ट को मिल गई, तो क्या करेगा, पहले तो उसको ऑब्जर्व करेगा कि यार जो मैं देख रहा हूँ ये क्या वन टाइम तो नहीं है, मतलब कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है ना। तो सबसे पहले तो अपनी ऑब्जर्वेशन रखेगा, उस पर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा उस चीज़ को, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ऑब्जर्व कर लिया, सारी चीज़ें वहाँ से पता लगा ली। ऑब्जर्व करना इसका मतलब ये नहीं सिर्फ देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर दिया। ऑब्जर्व कर दिया इन द सेंस सारी चीज़ें स्टडी कर ली, उसके बारे में सारे नोट्स वगैरह बना लिए। देन उसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए। ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से होते हैं, ये होते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये लेबोरेटरी में या ऐसी जगह पे किए जाते हैं ताकि किसी और को हार्म ना हो। ओके, जैसे कि अगर मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करना है, तो उसको कहीं भी पब्लिक प्लेस पे तो कर नहीं सकते हैं कि रोड पे चलते टेस्ट कर लिया, बम फोड़ दिया कहीं पे भी है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते हम। क्या करना पड़ता है, अलग से कहीं ले जाके, एक जैसे पोखरण वाली साइट थी, है ना, मूवी देखी होगी आपने, कुछ नाम है उस मूवी का, वहाँ पर ले जाके उन्होंने टेस्ट किया। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनवाएं उतना ही वहाँ पर प्लूटोनियम या वट एवर द यूज़, यूरेनियम वहाँ पर यूज़ कर लिया, है ना। वहाँ पर भी एक अमाउंट होता है, ठीक है, एक डिज़ायर्ड अमाउंट होता है कि हम इतना ही अमाउंट वहाँ पर यूज़ करेंगे उसका, तो वो कंट्रोल्ड वे में होता है। उन्होंने कुएँ वगैरह खोदे थे, देखा होगा आपने, कुछ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के कुएँ खोदे थे, तब जाके उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लोजन करवाया था। ऐसा ही नहीं है कि ज़मीन पे एक्सप्लोजन कर दिया। तो सारे फैक्टर्स हमको देखने पड़ते हैं, ओके, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसीलिए जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही नहीं है कि हमने कुछ भी कर दिया। आया समझ में? ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई। पहला चीज़ हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा चीज़ हो गया एक्सपेरिमेंट, और तीसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पर ये चल रहा है, अब इन जगह पर रिसर्च या फिर इनको कुछ रीजनिंग देनी पड़ती है, ठीक है ना, कि अगर ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इन लोगों ने किया, तो कुछ इनके बेसिस पर कुछ ना कुछ रीजनिंग इनको एक बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। तो किस तरह की रीजनिंग होती है, वो दो तरह की रीजनिंग होती है उसमें। पहली होती है क्वालिटेटिव, एंड दूसरी है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दो तरह की रीजनिंग इनको देनी पड़ती है। क्वालिटेटिव मतलब कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनका ऑब्जेक्टिव वगैरह है, वो सारा बताना पड़ता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटी वाइज उसको, मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उसकी इकट्ठा करनी पड़ती है, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। तो दो तरह की रीजनिंग यहाँ पर बनती है, ठीक है। देन इतना सब होने के बाद में इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना पड़ता है। मैथमेटिकल मॉडल समझते हैं आप? मैथमेटिकल मॉडल मतलब कि कोई भी फॉर्मूला वगैरह जो देते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला, दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, ठीक है। तो वो क्या है, वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, किस चीज़ की, उस लॉ की। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग इनको करनी पड़ती है, ठीक है, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोल दो। ओके, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा देन हमारे पास में प्रिडिक्शंस, ठीक है। पहले हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया मैथमेटिकल मॉडलिंग। फोर्थ पॉइंट तक हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग देख ली, उसके बाद में कुछ प्रिडिक्शंस करने पड़ते हैं। सारी चीज़ें हमने कर ली भाई,
ऑब्जर्वेशन कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में एक मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, फॉर्मूला मतलब जो भी बना लिया, उसके बाद में हमको प्रिडिक्शन करने पड़ते हैं। प्रिडिक्शन मतलब समझो जैसे कि मान लो हमको प्लेनेटरी मोशन है, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखनी है। ओके, अब समझो देखें, जैसे यहाँ पर सन है और इस जगह पे है, मान लो नेपच्यून ले लेता हूँ मैं, फारदेस्ट प्लेनेट। अर्थ जो है वो यहाँ पर ऑर्बिट कर रही है 365 डेज़ में, ठीक है, 365 डेज़ में ये ऑर्बिट करती है, इसको हम 1 ईयर बोल देते हैं, 1 अर्थ ईयर इसको बोलते हैं। अब मैं बोलूँ आपको कि भाई नेपच्यून जो है कितने टाइम में यहाँ पर सन के अराउंड एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा, तो इसके लिए ये तो है नहीं कि हम वेट करें कि पहले वेट करके अच्छा आज इस पोजीशन पर है, अब दूसरी बार जब ये इस पोजीशन पर आएगा उसका टाइम मैं कैलकुलेट कर लूँगा और बता दूंगा कि इतने टाइम में इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो ये तो हम कर नहीं सकते हैं चीज़, क्योंकि कई बार टाइम इतना ज़्यादा होता है कि हमारी इस लाइफ के अंदर तो हम वो चीज़ ही नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो नेपच्यून है वो 165 ईयर्स के अंदर अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, बहुत दूर है ये यहाँ से, है ना, इसकी स्पीड भी बहुत स्लो है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑर्बिट बड़ा, स्पीड स्लो, है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो ये सारी चीज़ हम कहाँ से देते हैं? ये 165 ईयर्स हमने बताया है या किसी साइंटिस्ट ने बताया है, तो ये तो है नहीं कि उसने 165 ईयर तक वेट किया होगा नेपच्यून का वापस घूम के वहाँ आने के लिए, है ना, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ता है हमको? यहाँ पर प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि इतने टाइम के बाद में ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। और ये प्रिडिक्शंस किस बेसिस पे होती है? तो कुछ में यही सारी चीज़ें इनके बेसिस पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह हो गई, कुछ लॉज है, कुछ फॉर्मूलाज है, काफ़ी सारे फैक्टर्स है, उनके बेसिस पर हमने देन क्या कर दिया? एक प्रिडिक्शन कर दिया। ओके, प्रिडिक्शन करने के बाद में अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्रिडिक्शन तक तो हो गया, वेरीफाई भी तो करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो देन उसके बाद में आता है वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? वेरिफिकेशन, कि भाई वेरीफाई करो आपका किस तरह से जो आपने बनाया है वो करेक्ट भी है या नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉल्सिफिकेशन। अब अगर मान लो फॉल्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, अब यहाँ पर मान लो आप बायस्ड हो गए और आपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी और के सामने वो मॉडल ले जाके रखोगे, अब ये तो है नहीं कि आपने अकेले ने बोल दिया, सबने मान लिया, अब ये सारी चीज़ें दूसरे भी तो टेस्ट करके देखेंगे। टीम ऑफ साइंटिस्ट आएगी वहाँ पर जो सारी चीज़ें टेस्ट करके देखेगी। तो वो सब करने से पहले हमको खुद को टेस्ट करना पड़ता है कि यार वो चीज़ सही भी है या गलत है। वेरिफिकेशन कर लिया हमने, फिर भी एक बार लास्ट में ये चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये फॉल्स ना हो जाए, झूठ साबित ना हो जाए, ठीक है। तो फॉल्सिफिकेशन पर भी हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ओके, तो ये 7 पॉइंट है साइंटिफिक मेथड पे। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई स्टडी करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ती है। ओके, और यही सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई काम कर रहे हो, पहली बार काम कर रहे हो, तो ऐसे नहीं यूँ ही कर दिया बेधड़क, ठीक है। कहीं पहले सोचो उसके बारे में, इतना भी मत सोचो कि कर ही ना पाओ, लेकिन सोचो, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, देन उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो साइंटिफिक मेथड समझ में आया हमको। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जिस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, मान लो ये सारी चीज़ें करके साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बना दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें करी और उन्होंने एक थ्योरी बना दी। अब उस थ्योरी को हम क्या बोलेंगे? बना कौन रहा है? साइंटिस्ट किस चीज़ में बना रहा है? साइंस के डोमेन में बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? साइंटिफिक थ्योरी को हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि भाई साइंटिफिक थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ को करते हैं? कोई भी हम एक एस्पेक्ट ले लेते हैं नेचर का, ठीक है, उसको कोई भी एक एस्पेक्ट ले लिया, मतलब कि कोई भी एक क्वालिटी ले ली, कोई भी एक पार्ट ले लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड से। ऐसे वैसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और सबने मान लिया, साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है। ओके, तो साइंटिफिक थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ नेचर,
नेचर का कोई भी एक एस्पेक्ट लो, ठीक है, कोई भी क्वालिटी है, कोई भी पार्ट, और उसका अगर आपने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन रेडी कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, देन साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको दूसरे साइंटिस्ट भी चेक करते हैं। ओके, सिंपल। चलो अब देखो कि हमने एक साइंटिफिक थ्योरी बना दी, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी बना दी और एक टाइम पर सबने उसको अप्रूव भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे पिछले टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1900 की मान लो बात कर रहा हूँ, 1910 की बात कर रहा हूँ या उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसे विजुलाइज़ करो कि हम उस टाइम में हैं। तो उस टाइम पे मतलब 1900 से पहले 1899 के आसपास की बात कर लो या 1880 के आसपास की बात कर लो, या सबसे सिक्योर में ले लेता हूँ एक 1850 की हम बात कर लेते हैं। 1850 में हमारे पास में लॉज थे, ठीक है, कोई लॉ हमने बनाया, कोई थ्योरी हमने दी, साइंटिफिक थ्योरी। उस टाइम के हिसाब से हमने देखा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे उस थ्योरी को बेस मानकर, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट के डेटास थे वो मैच कर रहे थे थ्योरी से। तो उस टाइम पे तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस थ्योरी को। लेकिन बाद में कुछ साल के बाद में या कुछ ही टाइम के बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस थ्योरी को देखा और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए और थोड़े डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। अब कोई भी अगर साइंटिफिक थ्योरी है तो वो यूनिवर्स में हर जगह काम करनी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए काम करनी चाहिए। अगर आप बना रहे हो, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इन चीज़ों के लिए काम करेगी, तो सबके लिए करनी चाहिए फिर। और हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और हमको ये मिला कि नहीं यार, कहीं ना कहीं डेविएशन आ रहा है। तो जब ये डेविएशन आ जाता है उस एग्जिस्टिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया उस एग्जिस्टिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें डेविएशन आ गया, एक्सपेरिमेंट उसको सेटिस्फाई ही नहीं करता उस थ्योरी को, तो हमको क्या करना पड़ता है, उस केस में हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है उस थ्योरी के अंदर। तो एक चीज़ और समझो यहाँ पर कि कोई भी थ्योरी जो होती है साइंस के अंदर वो कभी भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। सेम चीज़ ज़िंदगी में भी होती है। वापस समझो इस चीज़ को, थोड़ा थोड़ा मेरी फ़िलासफ़ी भी समझते जाओ। जैसे कंपनीज़ होती है भाई, जैसे कार इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री आपने देखी होगी, सेलफोन इंडस्ट्री आपने देखी होगी। तो क्या उन्होंने मान लो एक कोई कार बना दी स्टार्टिंग में, तो वही वाली कार आज तक चलती आ रही है क्या? नहीं ना। तो वो भी उनका एक थ्योरी की तरह से समझ लो, वो उनका फाइनल थ्योरी थोड़ी ना, उसमें धीरे धीरे उन्होंने बदलाव किए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए, देन वो एक फाइनल एक अच्छी चीज़ के ऊपर पहुँचे आज की डेट में। और आज भी जो चीज़ हमारे पास में है वो हम उसको फाइनल नहीं कह सकते हैं, है ना। कुछ टाइम बाद में उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और वॉटेवर जो भी रीज़न हो उसके लिए, ठीक है। आया समझ में? ओके। एंड दूसरा कौन सा इंडस्ट्री का नाम दिया था? सेलफोन इंडस्ट्री का नाम दिया था। स्टार्टिंग में किस तरह के इतने बड़े बड़े फ़ोन चलते थे, हैं, इतने बड़े बड़े फ़ोन होते थे, उनको आप कान पे भी लगाओ तो मतलब इतना भारी होता था। और अभी तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, सारे काम इसी में हो जाते थे। पहले तो कैमरा अलग होता था, फ़ोन अलग होता था, कैलकुलेटर अलग होता था। अभी तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक सेलफोन में ही मर्ज हो गई है। आया समझ में? तो सेम चीज़ यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरी पे भी होती है भाई, कि साइंटिफिक थ्योरी जो होती है, अगर कोई थ्योरी बिल्ड हो गई है, किसी साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दे दी है, तो जब तक वो सेटिस्फाई करती है तब तक तो हम उसको करेक्ट मानते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डेविएशन आ जाता है तो हमको फिर उस थ्योरी के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल बता देता हूँ मैं, कि जब हमको मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं किसी साइंटिफिक थ्योरी के अंदर, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन करने हैं तो हम क्या करते हैं ना, ये एग्जांपल से समझो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, इसका बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, केपलर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि टाइको ब्राहे करके एक नोबल मैन थे, उन्होंने काफ़ी सारा टाइम, अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम प्लेनेटरी मोशन को स्टडी करने में लगा दिया, ठीक है, टाइको ब्राहे ने। और जो केपलर थे वो इनके असिस्टेंट थे उस टाइम पे। तो कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इनको शायद डेथ हो गई, और केपलर जो है इनका सारा जितना भी रिसर्च थी उसको लेके वो चले गए, ठीक है। देन केपलर ने ये सारा जो डेटा था जो टाइको ब्राहे ने कलेक्ट किया था उसको स्टडी किया। अब उस टाइम में जो प्लेनेटरी मोशन था, क्या था? प्लेनेटरी मोशन था, उसको डिस्क्राइब किया था कोपरनिकस ने, ठीक है। कोपरनिकस ने क्या बताया था? कोपरनिकस ने बताया कि भाई सन जो है वो सेंटर में होता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये किसने बताया था? ये बताया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने क्या बताया था कि जो सन है वो सेंटर में है एंड जितने भी प्लेनेट हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जितने भी प्लेनेट्स हैं। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये बड़ी बात ही थी। ये सबसे पहले किसने? कोपरनिकस ने ही बताया था। उससे पहले टोलमी थे, ठीक है, क्या नाम था इनका? टोलमी। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जो अर्थ है वो सेंटर में है एंड सन, मून, जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, वो सब इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। ये किसने बताया था? ये टोलमी ने बताया था, जो कि गलत था। कोपरनिकस है, उन्होंने ये तो बता दिया कि घूमते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, मतलब जो इनकी ऑर्बिट है वो एकदम परफेक्ट सर्कल है। ये किसने बताया? ये बताया था कोपरनिकस ने। लेकिन देन केपलर ने टाइको ब्राहे के जो रिसर्चेस थी उनको स्टडी किया और वहाँ से स्टडी में ये सामने आया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। एक्चुअल में जो हमारे प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। ये सन है और ये मान लो अर्थ है इस जगह पे, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसके अराउंड घूमती है। किसने बताया था? ये टाइको ब्राहे ने बताया, केपलर ने बताया था। तो अब हुआ क्या यहाँ पर कि पहले एक फिक्स थ्योरी थी, ठीक है, पहले थ्योरी कौन सी थी? ये वाली थ्योरी थी। लेकिन हमको बाद में पता चला नहीं यार ये तो गलत है, तो इस थ्योरी में हमको चेंज करना पड़ा और हम कोपरनिकस की थ्योरी पाए। फिर कोपरनिकस की थ्योरी हमने देखी कि यार सर्कुलर में बता रहा है, लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, ठीक है, कुछ मॉडलिंग्स आए, जैसे हमने साइंटिफिक मेथड देखे थे, एक थ्योरी आई और वो थ्योरी जो है वो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रही थी। तो हमको फिर ये वाली थ्योरी भी चेंज करनी पड़ी और हम देन केपलर की थ्योरी पर आ गए। आया समझ में किस तरह से हम मॉडिफिकेशन करते हैं किसी साइंटिफिक थ्योरी के अंदर। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन्स लॉज जो है वो उस टाइम तक माना जाता था कि कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स के जो लॉ है वो मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इस तरह से समझते थे। मतलब कि दीज आर द परफेक्ट, किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी भी तरह के मोशन को आप न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन बाद में कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि आइंस्टाइन आए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। देन बाद में और कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इसको पूरा ही बदलना पड़ा, एक नई थ्योरी लेके आनी पड़ी, ठीक है। मॉडिफिकेशन तो करना पड़ रहा है। तो कुछ केस हुए जिसमें हमको न्यूटन के लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़े, मतलब मॉडिफिकेशन से काम चल गया, लेकिन एक अलग थ्योरी आई, ठीक है, एक अलग डोमेन क्रिएट हुआ। जब उनको स्टडी करने बैठे तो न्यूटन के लॉ वहाँ पर बिल्कुल ही काम नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा? उसके लिए हमको अलग से एक थ्योरी क्रिएट करनी पड़ी। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन में हमको क्या करना पड़ता है? देखो, मॉडिफिकेशन में अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस से काम चल जाता है तो चला लेते हैं, अगर नहीं चल रहा है तो फिर थ्योरी को ही बदलना पड़ जाता है। ओके, अब ये समझो कैसे हुआ। अगर न्यूटन के लॉ आप देखो, ठीक है, तो पता ही है हमको न्यूटन के लॉ। बाद में दो चीज़ें पता चली कि अगर कोई चीज़ हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, कहाँ पे ट्रेवल कर रही है? हाई स्पीड पर। हाई स्पीड मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, सी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इसके कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब इसके कंपैरिजन में कुछ अगर चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये हाई स्पीड पे चल रहा है। छोटा मोटा नहीं कि स्पोर्ट्स कार चल रही है, स्पोर्ट बाइक चल रही है, उसको हम हाई स्पीड नहीं बोलते। इसके कंपेरेबल में इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको और क्या बोल सकते हो? 3 × 10⁵ किलोमीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। इसके कंपेरेबल अगर आपके पास में कोई स्पीड है, तब उस केस में जो न्यूटन के लॉज है वो काम नहीं करते। फिर हमको क्या करना पड़ता है? न्यूटन के लॉज में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। जो टर्म्स न्यूटन ने बताई थी, जैसे लीनियर मोमेंटम वगैरह वगैरह, उन सब में हमको मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। ओके, तो मॉडिफिकेशन से यहाँ पर काम चल जाता है। कहाँ पर? जब हाई स्पीड पे चीज़ें हों। इसके कंपेरेबल मतलब समझ रहे हो? अगर सिर्फ 1% भी कोई ऑब्जेक्ट इसकी स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो भी हम उसको इस कैटेगरी में ले लेते हैं, हाँ ठीक है, कंपेरेबल है। और अगर वो 10% के आसपास भी इस स्पीड पर है, ठीक है, तो फिर वो कंपेरेबल स्पीड हो गई कि हाँ यार ये तो कंपेरेबल स्पीड है।
आया समझ में? ये भी कंपेरेबल है और ये भी कंपेरेबल है। इतनी स्पीड पर तो कोई ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता, ठीक है। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उस मास के साथ में वो इस स्पीड पर नहीं जा सकता। इस स्पीड पर पहुंचने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को मासलेस होना पड़ेगा। ओके, तो कंपेरेबल स्पीड भी ले लो तो भी उस केस में देन न्यूटन के लॉ जो है वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको देन मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। एंड देन यहाँ पर एक थ्योरी जो बिल्ड हुई वो आइंस्टाइन ने बिल्ड करी थी और उसको बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिविटी देन काम में आता है, टाइम डायलेशन वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे 12th के आसपास में मॉडर्न साइंस के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अभी हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। ओके, देन बात करते हैं हम जब आप बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हो या फिर इसको समझ लो सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हो, उस केस में भी न्यूटन के लॉ जो है वो काम नहीं करते। उसके लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू थियोरी हमको जनरेट करनी पड़ी और उसको नाम देते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो है वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू थ्योरी है एकदम। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूटन का लॉ जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है वहाँ पर अच्छे से, तो फिर हमको नई थ्योरी वहाँ पर जनरेट करनी पड़ी। आया समझ में किस तरह से हम मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी साइंटिफिक थ्योरी के अंदर? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट भी दो अप्रोचेज़ है जो साइंस में यूज़ होती है। ठीक है, मतलब कि आप उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हर जगह पे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो दो अप्रोचेस कौन कौन सी है? सबसे पहली तो होती है यूनिफिकेशन एंड दूसरी है रिडक्शनिज्म। ठीक है, ये दो थियोरीज होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमको पता होना चाहिए कि भाई जो साइंटिस्ट्स हैं उनका माइंड सेट क्या है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, ये सिर्फ हम साइंटिस्ट का माइंड सेट ही पढ़ रहे हैं कि वो एक्चुअल में किस तरह से थ्योरीज बनाते हैं, किस तरह से बिल्ड करते हैं, या हमको अगर हम उनके किसी चीज़ को, उनके किसी वर्क को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमको किस तरह से स्टडी करना चाहिए, हमारा मेथड भी उसी तरह का होना चाहिए। ओके, देन समझो कि यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है। यूनिफिकेशन मतलब कि हमको कोई भी जो लॉ हम देते हैं उसी लॉ में यूनिवर्स की जितनी चीज़ें हो रही है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके आगे लगा है यूनिवर्सल, मतलब कि यूनिवर्स में आप कहीं भी उसको यूज़ कर लो। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने जो दिया था, उससे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, बिल्डिंग से कोई चीज़ गिरी तो फॉल कर रहा है, तो उसके मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? उसी लॉ से। देन मून का जो मोशन है अराउंड द अर्थ, उसको हम उसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, उसको भी हम उसी लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड जो पूरा का पूरा क्लस्टर है, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, उसको भी हम उसी लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमको करनी पड़ती है कि जो लॉ बनता है उसको यूनिवर्सल बनाने की हम कोशिश करते हैं कि और कितनी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स में वो इस कैटेगरी में आ रही है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। मतलब सारी चीज़ों को हम यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, एक ही चीज़ में बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, देन दूसरी थ्योरी हमारे पास में आती है, दैट इज़ रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होती है? मान लो आपको कोई चीज़ को समझना है, किसी फिजिकल फिनोमेना को समझना है, तो हम क्या करते हैं? उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में उस फिजिकल फिनोमेना को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर को हमको समझना है, तो टेम्परेचर को समझने के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है, उसको समझने के लिए उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लेवल पे चले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब समझते हैं जिस चीज़ से वो बना है, मतलब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं। तो हमको टेम्परेचर जो है वो इजीली समझ में आने लग जाता है। एक टाइम था जब टेम्परेचर को फ्लूइड की तरह समझा जाता था कि जैसे कि हीट को फ्लूइड की तरह समझा जाता था कि हीट जो है एक इनविजिबल फ्लूइड है जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में फ़्लो करती है। अब जिसके पास में ज़्यादा
ये फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसका कम होता है उसका कम होता है। तो इस तरह से रीजनिंग दी जाती थी पहले, जो कि करेक्ट रीजनिंग नहीं है, हम समझते हैं आज। तो करेक्ट रीजनिंग क्या बनती है, फिर हमने एक काइनेटिक थ्योरी बनाई टेम्परेचर को समझाने के लिए। ओके, तो टेम्परेचर को हम किस तरह से समझाते हैं, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे समझाते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से बना होता है, और वो मॉलिक्यूल और एटम जो होते हैं अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उन वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर के लिए। तो इस तरह से हमने देन टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर दिया, किस तरह से एटमिक और मोलिकुलर लेवल पर जाके। तो इस चीज़ को बोला जाता है रिडक्शनिज्म, कि आप उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओ अगर कोई फिजिकल थ्योरी को आपको समझाना है तो, किसी भी फिजिकल फिनोमिना को आपको समझाना है तो। ओके, डन, आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे वो फिज़िक्स के जो सब डिसिप्लिन्स है वो देखेंगे हम, कि कितने सब डिसिप्लिन्स है, हमको फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ना है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, फिज़िक्स का ओवरव्यू देख रहे हैं। एक्चुअल में इवोल्यूशन देख लिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, साइंस से स्टार्ट हुआ, किस तरह से हमने रीजनिंग देना स्टार्ट करी, किस तरह से हमारी क्यूरियोसिटी ने काम किया, देन हम धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स बनाए, साइंटिफिक थ्योरीज बनाई, और टोलमी वाला एग्जांपल आपने देखा, टोलमी ने किस तरह से पहले एक मॉडल रखा था, दैट इज़ जियोसेंट्रिक मॉडल। देन उसके बाद में कोपरनिकस आए, उन्होंने अलग मॉडल दिया, देन उसको भी चेंज करा किसने, केपलर ने। तो ये सारी काफ़ी सारे रिवोल्यूशन थे। देन उसके बाद में कौन आए, न्यूटन आए। न्यूटन ने उन्हीं के अंदर एडप्ट करके और एक एडवांस लेवल का फॉर्मूला दे दिया। अब न्यूटन के लॉज भी वैलिड नहीं है कई जगह, तो वहाँ पर भी फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने अलग से फॉर्मूलाज दिए। देन एक क्वांटम फिजिक्स करके एक अलग ही बिल्कुल नई थ्योरी ईजाद हुई। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स का इवोल्यूशन है, किस तरह से फिजिक्स जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स। सब डिसिप्लिन मतलब ऐसा समझ लो, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सिंपली सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रांच जो है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स आपका 11th जो है पूरा मैकेनिक्स से भरा हुआ है। 11th में मैकेनिक्स है सिर्फ, एंड इसके साथ में एक थर्मोडाइनमिक्स है जो आपके 11th के कोर्स में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडाइनमिक्स के 2 या 3 चैप्टर हैं सिर्फ जो आपके कोर्स में है, बाकी सारा का सारा 11th मैकेनिक्स से भरा हुआ है। ओके, देन उसके बाद में है ऑप्टिक्स, देन ले लो आप इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ओके। देन आपकी मॉडर्न थ्योरीज आ जाती है, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये मेन सब डिसिप्लिन्स है फिज़िक्स के जो हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या क्या है, मैकेनिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। ये तीनों पोर्शन जो है हम 12th क्लास में देखेंगे, और ये जो 2 पोर्शन है ये हम 11th क्लास में देखेंगे, ठीक है। हर एक पोर्शन अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब पे ध्यान देना है, फोकस करना है। चलिए ठीक है, अभी मैकेनिक्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। मैकेनिक्स में क्या क्या होता है। मैकेनिक्स जो है ये भी फिज़िक्स की ब्रांच है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमको। इसको भी 3 कैटेगरी में लिया जाता है। पहली चीज़ है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड होता है इसमें डायनामिक्स। 3 सब टाइप होते हैं मैकेनिक्स के भी, इसको भी अपन इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर। स्टैटिक्स मतलब कि जब फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और वो मूव नहीं कर पा रहा है, या है ना, अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होता है, तो वो रीज़न हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ओके, देन काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, इसमें हम प्योर मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मोशन, वो हम नहीं देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट मोशन, दैट पर्टिकुलर मोशन, ओके। वो चीज़ हम काइनेमेटिक्स में नहीं देखते हैं। वो चीज़ हम कहाँ देखते हैं, वो हम डायनामिक्स में देखते हैं
यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स वाली चीज़ें भी स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स वाली चीज़ें भी स्टडी करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये है फिज़िक्स के पार्ट जो हमको पढ़ने हैं क्लास 11th के अंदर। चलिए ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, या फिज़िक्स किस तरह से यूज़ होती है दूसरी चीज़ों के साथ में। जैसे कि सोसाइटी के रिलेशन में देख लो फिज़िक्स के क्या क्या यूजेस हैं। पहली चीज़ तो ये देख लो कि हम सोसाइटी में फिज़िक्स का क्या यूज़ है। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो सोसाइटी में अगर कोई भी चीज़ आप देखोगे, किसी भी तरह की चीज़ देखोगे, तो वहाँ पर फिज़िक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, घर बनाने में क्या है, फिज़िक्स ही तो यूज़ होती है। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एक फिज़िक्स और काफ़ी सारी चीज़ों का पोर्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा फिज़िक्स का ही पार्ट है। कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी आप चीज़ देखते हो आपके आजू बाजू, और नेचुरल चीज़ों को छोड़ दो तो सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स यूज़ होती है। ठीक है, तो सोसाइटी जो है उसके अंदर फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, देन बात करो टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के रिलेशन में देखो कि टेक्नोलॉजी के अंदर फिज़िक्स का कितना रोल है। तो भैया टेक्नोलॉजी जो है वो नाम ही फिज़िक्स से ही आता है, ऐसे समझ लो आप, है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही समझ लो, फिज़िक्स ही है। फिज़िक्स के एप्लीकेशंस है वहाँ पर, उसी को हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। कोई भी चीज़ देख लो, आपका सेल फ़ोन देख लो जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके कंप्यूटर से आप वीडियो देख रहे हो तो वो देख लो, लैपटॉप या वॉटेवर आईपैड वगैरह है, तो उसमें क्या है, सब सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है ना। और उसमें क्या यूज़ हो रहा है, हर एक चीज़ में फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। ओके, तो फिज़िक्स का मतलब एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है, ऐसा छोटा मोटा स्कोप नहीं है। हर जगह एवरीवेयर फिज़िक्स हमारी यूज़ होती है। मार्कर जो है इसमें भी कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स यूज़ हुई है, ये वाइट बोर्ड में भी फ़िज़िक्स यूज़ हुई है, मैंने शर्ट पहनी है इसमें भी कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स यूज़ हुई है, ये माइक्रोफोन जो है उसमें भी फ़िज़िक्स के एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। आया समझ में। तो फिज़िक्स जो है हर एक जगह, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आप देखेंगे सब जगह फिज़िक्स जो है उसका यूज़ है। ओके, अब फिज़िक्स देख लो इन रिलेशन विथ अदर साइंसेज, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कि फिज़िक्स जो है दूसरी साइंसेज के जो टाइप्स है, मतलब साइंस के अदर टाइप्स है, उनके साथ में किस तरह से रिलेट करता है। जैसे बायोलॉजी है, जैसे कि केमिस्ट्री है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो इनके साथ में फिज़िक्स किस तरह से मतलब इंटरेक्ट करता है। तो बायोलॉजी में तो हमको पता ही, जितने भी आप इक्विपमेंट देखोगे डॉक्टर्स के पास में, कोई भी चीज़, उनका स्टेथोस्कोप देख लो या कुछ भी देख लो, वो सब टेक्नोलॉजी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी मतलब फिज़िक्स, तो फिज़िक्स की हेल्प से ही कहीं ना कहीं बनाया वो। ओके, दूसरी चीज़ आओ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें समझने के लिए ही हम फिज़िक्स का यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर जो है एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो फिज़िक्स में एक्सप्लेन किया गया है तो वो उसमें भी, केमिस्ट्री में भी, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो किस में आता है, वो फिज़िक्स की कैटेगरी में आता है। तो उस चीज़ से हम फिर चीज़ों की केमिस्ट्री भी ईजिली समझ लेते हैं। ओके, मैथ्स में देखो, तो मैथ्स तो एक तरह से मेरे हिसाब से मैथ्स जो है वो फिज़िक्स को सपोर्ट करने के लिए ही बनी है। कहीं भी आप देखोगे अगर फिज़िक्स के फिनोमिनाज है, लॉज हैं, उनको आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हो तो वो एक्चुअल में है क्या है, दैट इज़ अ सपोर्टिंग हैंड। साइंस के लिए एक सपोर्टिंग हैंड होता है मैथ्स। ठीक है, तो वो तो केमिस्ट्री भी आप पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में भी मैथ्स यूज़ होता है काफ़ी जगहों पर, एंड फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। तो ये इट्स अ सपोर्टिंग हैंड। और इवन फिज़िक्स की कुछ बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ है, जैसे कैलकुलस है। कैलकुलस के बारे में पता है आपको, न्यूटन स्टडी कर रहे थे ये ग्रेविटेशन वाली चीज़ को, ग्रेविटेशन वाले फिनोमेना को, तो वो अटक रहे थे। जो उस टाइम की एग्जिस्टिंग मैथ्स थी वो उनको हेल्प ही नहीं कर रही थी उनके डिज़ायर्ड डेटा तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पहले काफ़ी सारा टाइम तो मैथ्स पे दिया, और मैथ्स की एक इतनी बड़ी ब्रांच दैट इज़ कैलकुलस, उसको उन्होंने इन्वेंट किया, उनको उन्होंने डिस्कवर किया है। जो कैलकुलस जो आप पढ़ते हैं वो किसने बनाई थी, वो न्यूटन ने बनाई थी। ठीक है, तो वहाँ पर मैथ्स की ज़रूरत पड़ी उनको, तो उन्होंने मैथ्स के लिए भी एक अलग से ब्रांच ही बना दी एक। ठीक है, मतलब एक अलग से एक बड़ा सा पोर्शन जो है उसको डिस्कवर किया। ओके, तो हर जगह मतलब फिज़िक्स जो है, एंड इवन आई विल से कि भाई बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, से सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है आपस में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पढ़ेंगे। नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है, ओके, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में इतना।